Welcome to Major HS Kalsi's Biology Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to discuss NDA Biology of 2024 second, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस, वेराइटीज और उनकी डेप्थ क्या होती है. तो स्टार्ट करते. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एनडीए एंड एनी रिटन एग्जाम बायोलॉजी 2024. तो इसमें बेसिकली हम एनडीए एंड एनडीए 2024 बायोलॉजी का जो एनडीए का एग्जाम था 2024 के सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे. The first question says, which one of the following statements about lysosomes is not correct? मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है वो. नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट ही हुआ. तो लाइसोसोम्स के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा है. तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. तो बेसिकली आपको मालूम है लाइसोसोम क्या काम करता है. लाइसोसोम बेसिकली आपके जो बेसिकली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो कि जो आपके ओल्ड सेल्स होते हैं उनको किल कर देता है. तो कहीं ना कहीं वेस्ट मतलब डिस्पोज तो कर ही रहा है ना आपके इन्फेक्टेड सेल्स को और ओल्ड सेल्स को. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट. तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है. और हम नीचे ऊपर करके देखते हैं. लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स. लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली आपके फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मटेरियल्स को किल करने में हेल्प करते हैं. उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करते हैं, उनको स्टॉप करता है. हाँ, तो ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन मटेरियल्स को रोकता है, ये काम है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना. तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है. दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज सुसाइडल बैग. आपको मालूम है जैसे अगर कोई सेल इन्फेक्टेड होता है, ये अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और सेल को किल कर देता है. क्योंकि सेल किल हो जाता है तो ये भी अपने आप किल हो जाता है. इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट. ठीक है. ऑप्शन बी है, दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, लाइसोसोम जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का ब्रेकडाउन नहीं करता, वो ब्रेकडाउन करता है आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स का. ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आगे से कि आपका प्रोटीन आ गया, आपका कार्ब्स आ गया, इन सब का ब्रेकडाउन करता है. ये सब इसमें, ये सब आपके किस में आती है, सब आते हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल में, ये इनऑर्गेनिक नहीं है. तो लाइसोसोम जो होता है बेसिकली, लाइसोसोम आपके ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन करता है, इनऑर्गेनिक का नहीं करता. तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है. हमें क्या चाहिए, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही तो चाहिए. तो लाइसोसोम के रिगार्डिंग जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या, आपका ऑप्शन बी. बाकी आपका ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये सब आपके करेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग लाइसोसोम. ठीक है. तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन बी. Which one of the following two cell organelles have their own genetic material? Have their own genetic material. अगर मैं बात करूं आपके एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, आपके दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है मेनली उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और लेकिन वो किसमें फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स में. तो इन दोनों में से किसी के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड आपके प्लांट सेल्स में पाया जाता है. प्लांट सेल्स में ये तीन टाइप के होते हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको. जिसमें से क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, हैज इट्स ओन डीएनए, मतलब इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. लेकिन इसने दोनों पूछा है ना, टू सेल ऑर्गेनेल, टू, दोनों के पास होना चाहिए. देखो इसमें से एक के पास है, एक के पास नहीं है. तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, इनकरेक्ट. इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, देखो
माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, क्योंकि आपको मालूम है सबसे मेजर ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है एटीपी फॉर्मेशन। जो आपके प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां में आपके एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से आपका बहुत मेजर ऑर्गेनल है। तो इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, हैज इट्स ओन डीएनए। लेकिन मैं आपको बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है लेकिन एंडोप्लाज्मिक के पास नहीं होता। तो दोनों के पास होना जरूरी है। इसमें एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या आपका? इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए है और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए, इन दोनों के पास है। तो इसको तो हम अभी सही लेके चले के हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, लाइजोसोम एंड गोल्जी एपेरेटस। तो इनके पास भी अपना खुद का डीएनए नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन में क्या आपका? इनकरेक्ट है। खुद का जेनेटिक मटेरियल या खुद का डीएनए आरएनए होना चाहिए कम से कम। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। Which one among the following tissues help to connect two bones? कौन सा आपका ऐसा टिश्यू होता है जो कि दो बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है? अच्छा, आपने सुना होगा टेंडन्स के बारे में, ये आपके मसल और बोन को कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। लिगामेंट्स क्या करता है? ये आपके बोन टू बोन कनेक्शन करता है, बोन टू बोन। तो आपका सही ऑप्शन तो बेसिकली वैसे लिगामेंट ही होना चाहिए, लेकिन हम एरियोलर टिश्यू और कार्टिलेज, कार्टिलेज आपने सुना होगा फ्लेक्सिबल होते बहुत ज्यादा, लेकिन मेनली आपके दो बोन्स के बीच में मे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन का काम नहीं करते कभी भी। एरियोलर टिश्यू भी आपके दो बोन्स कनेक्शन का काम नहीं करते। तो अगर मैं लिगामेंट की बात करूं तो लिगामेंट आपके कहाँ पाया जाता है? ये आपके नी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, या आपके एंकल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। हम देखा होगा कि कोई इंसान अगर गिर जाता है तो उसका ना जो नी वाला पार्ट होता है, जो पैटेला होता है, नी कैप, वो डिसलोकेट हो जाता है। तो उनके अंदर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे लिगामेंट्स भी टॉर्न हो सकता है आपका। अगर मैं आपको बताऊं लिगामेंट्स कैसे होता है नी में, तो मानो ये ऊपर से ये ऊपर से आ रहा है फीमर, फीमर जो आपका थाई बोन होता है, थाई बोन। आपको मालूम है नीचे जाकर कि ये दो बोन में डिवाइड हो जाता है, एक होता है टीबिया, एक होता है फ्यूबुला, और बीच में यहां पर एक और बोन वाला कैप होता है, नी कैप जिसको हम बोलते हैं, नी कैप। इसका नाम क्या होता है? पैटेला। इसका नाम क्या होता है? पैटेला, या पटेला भी बोलते बहुत लोग इसे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं अब यहाँ पे लिगामेंट का है, अगर आप लिगामेंट देखोगे तो लिगामेंट जो है फीमर से होते हुए आपके नी कैप, फिर आपके टीबिया या फ्यूबुला, फिर फीमर से होते हुए नी कैप, टीबिया या फ्यूबुला। तो ये लिगामेंट जो है आपके दो बोन्स, दो डिफरेंट बोन्स का कनेक्शन करवाते हैं। लिगामेंट जो है वो आपके दो डिफरेंट बोन्स का कनेक्शन करवाते हैं। तो ये जो आपके ब्लैक ब्लैक डॉट में दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक लाइन में आपको दिख रही है, क्या आपके? ये आपके लिगामेंट से तो है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तो लिगामेंट जो होता है आपके बोन्स के बीच का कनेक्शन करवाता है, ठीक है, बोन्स के बीच में कनेक्शन। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। Which one among the following is the source of energy in cells? या तो आपको देखो, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सेल्यूलर करेंसी क्या होती है, जो सेल्स यूज करते हैं, सेल्स कौन से यूनिट की एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं। या तो आपको एनर्जी इन सेल्स, या आपको लिखा होगा सेल्यूलर करेंसी। सेल कौन सी करेंसी यूज करती है? तो बेसिकली वो होती है आपकी एटीपी,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाकी जो भी यूनिट दे रखी है आपको ऑप्शंस में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस में यूज होता है, कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में यूज होता है। जैसे कि NAD हो गया या NADH हो गया, ये सब आपके क्रेब्स साइकिल या केल्विन साइकिल में यूज होता है। ये एनर्जी की छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है। ATP आपका मेन आंसर है। ADP क्या होता है? ADP डाइफॉस्फेट होता है, डाइफॉस्फेट। और ATP क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे लार्जर यूनिट जो होती है क्या होती है आपकी? ATP। हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेसिकली कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप देखोगे ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में अगर आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है आपका? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है? ATP। ATP को हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी या सेल्यूलर करेंसी। या तो आप बोलोगे सोर्स ऑफ एनर्जी या आप क्या बोलोगे? सेल्यूलर करेंसी। इसकी ATP की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहां पर होता है? होता है हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की ना बहुत सारी लेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारी लेयर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर, इनर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में आपके ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ATP, ठीक है। In which one among the following the vegetative propagation takes place through eye buds? अभी देखो, आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन सुना होगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ना हम एक्सप्लांट्स लेते हैं। एक्सप्लांट्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लांट के ऐसे डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट के ऐसे डिफरेंट पार्ट्स जिससे हम पूरा का पूरा होल प्लांट ग्रो, पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और इसमें आपके बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। इसमें आपका, आप कह सकते हो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग सुना होगा आपने, टिश्यू कल्चर भी सुना होगा, वो भी सब आप, उसमें भी आपका एक्सप्लांट यूज होता है। तो बोला कि आई बर्ड्स, आई बर्ड्स किस में होता है? देखो, शुगर केन में तो आपके नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। अनियन में आपके, बेसिकली अनियन में भी आपके आई बर्ड्स नहीं होते। इसमें आप, ये तो बेसिकली टाइप का आप कह सकते हो कि रूट है। जिंजर में क्या होता है? स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होता है, तो इसमें भी आपका नहीं है। लेकिन मैं बात करूं पोटैटो, पोटैटो अगर आप देखोगे, पोटैटो में ना आपके ऐसे छोटे छोटे आई बर्ड्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे आई बर्ड्स बने होते हैं। इन्हीं के थ्रू, आपके पोटैटो के थ्रू, पोटैटो में क्या होता है आपका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। मतलब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम बेसिकली आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं पोटैटो का। तो ये जो आपके डॉट डॉट है, ये क्या आपके? ये है आपके आई बर्ड्स। आई बर्ड्स मेनली किस में देखने को मिलते हैं? आपके पोटैटो में ही देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, आई बर्ड्स आपके पोटैटो में दिखते हैं, ठीक है। Which one among the following diseases is caused due to deficiency of vitamin D? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में कौन से डिजीज होते हैं? देखो, ऑप्शन ए है बेरी बेरी। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है आपके विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। अगर आप विटामिन बी, देखो बी वैसे कॉम्प्लेक्सेस में आता है, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं विटामिन को, लेकिन अगर आप विटामिन बी बहुत कम इंटेक कर रहे हो तो आपके अंदर कौन सी डिजीज होगी? बेरी बेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है आपका? स्कर्वी। स्कर्वी में बेसिकली क्या होता है? स्कर्वी में आपकी ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं और उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी की डेफिनेशन से होता है। विटामिन डी की डेफिनेशन से क्या होता है आपका? रिकेट्स। रिकेट्स का क्या होता है? मतलब वीकनिंग ऑफ बोन्स कह सकते हो आप, हड्डियों का कमजोर हो जाना, वीकनिंग ऑफ बोन्स। इसमें आपने दो टर्म सुना होगा, दो टर्म, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक होता है आपका ऑस्टियो मलेशिया। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि हड्डियों को कमजोर होना। देखो ऑस्टियो वर्ड जो होता है ना, ऑस्टियो, ऑस्टियो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? बोन्स को।
आपने देखा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बूढ़े होने लग जाते हैं और उनके बोन्स ना वीक होने लग जाते हैं, ब्रिटल होने लग जाते हैं, मतलब टूटने जैसे होने लग जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एज रिलेटेड डिजीज, जो एज रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके बोन्स वीक होने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका एज रिलेटेड। लेकिन किसी इंसान में वो बूढ़ा नहीं है, मान लो किसी भी एज का है, वो 10 साल का भी हो सकता है, वो 20 साल का भी हो सकता है, वो 25 साल का भी हो सकता है। अगर वो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत कम इनटेक कर रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत कम इनटेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बोन्स बहुत वीक होंगे। हल्का सा चोट लगेगा उसके बोन में फ्रैक्चर आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऑस्टियोमलेशिया कहीं ना कहीं आपके ऑस्टियोपोरोसिस के इक्वली है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस आपका एज रिलेटेड होता है, मतलब बूढ़े होगे तभी आपका बोन वीक होगा, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया आपका एज रिलेटेड नहीं होता। दोनों लगभग सेम ही डिजीज है, लेकिन वो आपका एज रिलेटेड होता है, ये आपका एज रिलेटेड नहीं होता। तो ये दोनों डिजीज किसकी कमी से होता है? आपका विटामिन डी की कमी से। तो वाइट उसको हम क्या बोलते हैं? बोन्स का वीक होना हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी कहलाता है। बोन्स का वीक होना क्या कहलाता है आपका? रिकेट्स। सॉरी। लास्ट में आपका निमोनिया। निमोनिया मेनली आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस होता है, डिप्लोकोकस होता है, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि आपको निमोनिया कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके विटामिन डी की वजह से नहीं होता। तो आपके विटामिन डी की वजह से जो डिजीज होता है क्या होता है? आपका रिकेट्स। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है। Which one among the following combinations most appropriately represent the components of balanced diet? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें आपको देखना है कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है आपके बैलेंस डाइट के लिए। पहला है कार्ब्स होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। वाइटामिन होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। प्रोटीन्स होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। फैट भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब होना चाहिए, तो इसको हम ऑप्शन में लेके भी चलते अभी। सॉरी, इसको भी हम ऑप्शन में लेकर के चलते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी कंपेयर करते हैं। कार्ब्स होता है, हाँ होता है। वाइटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, मिनरल्स भी होता है। लेकिन फाइबर और वाटर भी तो होता है, फाइबर और वाटर जो कि इसमें नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है। कार्ब्स है, वाइटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, लेकिन फाइबर भी होना चाहिए। फाइबर का मेन काम क्या होती है? हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप फाइबर बहुत कम ले रहे हो, कोई इंसान अगर चावल ही चावल खाए जा रहे हैं या राइस इंटेक बहुत ज्यादा करे, तो उसमें फाइबर उतना ज्यादा नहीं होता। आपके टोर्टिला में, रोटी में बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स भी हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। वाइटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है, इसमें सब है, लेकिन क्या नहीं है? मेन चीज ही नहीं है इसमें। मेन चीज क्या? कार्ब्स। कार्ब्स क्या मतलब? शुगर। शुगर क्या काम करता है हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब मेन चीज तो एनर्जी चाहिए ना हमें अपनी बॉडी में, तो उसमें मेन कार्ब्स ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या आपका इनकरेक्ट है। अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपके बैलेंस डाइट होने के लिए, तो वो क्या आपका? ऑप्शन ए। इसमें कार्ब्स भी है, वाइटामिन भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है, फाइबर्स भी और वाटर भी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है। इन विच पार्ट और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड? कार्टिलेज क्या होता है? वहां पर एब्सेंट होता है। क्या हमारे नोज में कार्टिलेज एब्सेंट होता है? बेसिकली हमारे नोज में जो होल होता है ना, वैसा होल होता है और इसके ऊपर ऐसे कार्टिलेज लगा होता है। मेन तो कार्टिलेज ही होता है ये। ठीक है। तो हाँ, नोज में तो बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? जो कि एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रैकिया, लंग्स में आने से पहले जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है, यहाँ पे तो आपने सुना होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे तो अच्छे खासे कार्टिलेज होते हैं, ट्रैकिया में अच्छे खासे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज यहाँ पे क्या काम करता है? ताकि आपके ट्रैकिया का वॉल आपस में से कंजेस्ट ना हो, जैसे चिपक ना जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज लगे होते हैं। तो कार्टिलेज तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। नी जॉइंट, देखो नी जॉइंट जहाँ पे आपके टीबिया, फ्यूबिला और आपका
फीमर जॉइन होता है पेटला के ऊपर, वहां भी आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट के साथ साथ अच्छा खासा वहां पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन में क्या आपका इनकरेक्ट। आपने नाम सुना होगा ब्रोंकियोल का। देखो अब यहां से जो ट्रैकिया आया ना, यहाँ से आपके दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे और अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, वो अलग अलग ब्रांच में ऐसे डिवाइड हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के ऊपर होता है ब्रोंकस, और ब्रोंकस जो होता है ऐसे दो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। सब आपके ब्रोंकियोल के ब्रांचेस है छोटे छोटे, लास्ट में जाकर के एल्वियोलाई होता है सबके ऊपर। तो ब्रोंकियोलस में यहां पर कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ब्रोंकियोल जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है, यहां पर कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, कार्टिलेज एब्सेंट होता है यहाँ पे, एब्सेंट। तो ब्रोंकियोल ऐसा पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये ट्रैकिया आया, ये ब्रोंकस, और ये अलग अलग ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो जाता है, और लास्ट में एल्वियोलाई। तो बेसिकली ब्रोंक्यूलस के पास कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ब्रोंकियोल के पास कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, एब्सेंट होता है यहाँ पे। Which part of nephron of the human kidney is responsible for filtration of blood for excretion? मेन जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन किडनी का एक पार्ट होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है हमारे ब्लड में, वो मेन फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, नेफ्रॉन में भी। तो अगर आप देखोगे देखो यहां से ब्लड आया, ब्लड किसके थ्रू आता है, यहाँ पे ब्लड जो आते वो आता है आपके रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल हम इंडिकेट करते हैं किडनी को, और आर्टरी के थ्रू आता है, ये होता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर जो आप हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, ये होता है आपका ग्लोमेरुलस। अच्छा देखो, आपके रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर करता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है, और ये जो आपका ग्लोमेरुलस है ना अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये मेन पार्ट होता है, ये मेन साइट होता है जहां पे फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है आपका, ग्लोमेरुलस। लेकिन यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलस तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन अगर आप देखोगे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट कहाँ है, वो प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अगर इन दोनों में, अगर आपके इसमें ऑप्शन अगर ग्लोमेरुलस होता तो ज्यादा एक्यूरेट होता आपका ग्लोमेरुलस, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पे ग्लोमेरुलस ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन इसके हिसाब से क्या होगा आपका, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में मेन फिल्ट्रेशन होती है आपके ब्लड की। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, ब्लड में आपको मालूम है वाटर भी मिक्स होता है, तो वाटर और ब्लड की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ग्लोमेरुलस आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर देता है, और ब्लड को और वाटर को उनको डेंसिटीज के हिसाब से उनको अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट आपका लास्ट में जाकर के होता है, जहां पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है, ये तो लास्ट पार्ट है। रीनल वेन, अब देखो यहां से जो है ना ब्लड तो फिल्टर हो गया, तो यहीं से ब्लड बाहर निकल जाता है। ब्लड जो आपकी किडनी को, किडनी से जो एग्जिट करता है, किसके थ्रू करता है, वो रीनल वेन के थ्रू। तो यहां पे फिल्ट्रेशन थोड़ी ना हो रही है, तो बाहर एग्जिट करने के लिए एक पॉइंट है यूरेटर। देखो कलेक्टिंग डक्ट के बाद ना, कलेक्टिंग डक्ट के बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यहां पर होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से ट्यूब जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। एक पैसेज होता है, ये यूरेटर क्या होता है, एक पैसेज होता है कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को कहां ले जाने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के पास ले जाने के लिए। तो सही ऑप्शन ये भी नहीं है। बोमेंस कैप्सूल जो होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जहां पे आपका मेन फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। Organisms of which of the following
फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस एंड कौन से एनिमल किंगडम के पार्ट में आता है, एनिमल फाइलम के पार्ट में आता है। अगर मैं आपको बताऊं स्पॉन्जेस, इसमें एग्जांपल होते हैं आपके स्पॉन्जिला का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, स्पॉन्जिला का। अगर इसमें आप देखोगे सेलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके जेलीफिश आ गया, हाइड्रा आ गया, ये सब किस में आते हैं आपके सेलेंट्रेटा में, निडेरिया में। ये बहुत आपके लोअर लेवल एनिमल होते हैं। प्लेटी, देखो हेलमिंथिस वर्ड का मतलब होता है वॉर्म्स, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, फ्लैटेंड बॉडी वॉर्म्स। इसमें आपका क्या आ गया, प्लेनेरिया आ गया, टेपवॉर्म आ गया, लिवर फ्लूक आ गया। ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल आपके फ्लैट वॉर्म के या प्लेटी हेलमिंथिस के। पॉरीफीरा जो होता है ना, पॉरीफीरा सबसे लोएस्ट लेवल फाइलम होता है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है या सबसे लोएस्ट फाइलम कह सकते हो। ये इतने लोएस्ट एनिमल होते हैं कि ये मूव तक नहीं कर पाते। ये किसी भी, देखो ये मेनली आपके मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, किसी भी आपके हार्ड सब्सटेंस पे, रॉक पे या किसी भी आपके बेसिकली वुडन ब्लॉक पे अटैच हो जाते हैं और उसी पे अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। और इनकी बॉडी में ना बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, होल पोर्स, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जेस जो आते हैं आपके इसके अंदर आते हैं पॉरीफीरा में, स्पॉन्जिला या स्पॉन्जेस आप कह सकते हो। सही ऑप्शन होगा आपका सी, लेकिन डी भी देख लेते हैं। एक्टिनोडर्मेटा, डर्मेटा का मतलब देखो डर्म, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। एक्टिनो का मतलब होता है स्पाइक्स। ये ऐसे एनिमल किंगडम, ऐसे एनिमल फाइलम होते हैं जिसके स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इसमें आ गया आपका स्टारफिश जिसको हम सी स्टार भी बोलते हैं, इसमें आ गया आपका सी क्यूक्यूम्बर, इसमें आ गया आपका सी अर्चिन्स। हम देखा होगा ब्लैक डॉट कलर का बॉल होता है, उसमें बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे एग्जांपल किसके, एक्टिनोडर्मेटा का। स्पॉन्जेस जो होता है, स्पॉन्जेस किससे रिलेटेड है आपका, स्पॉन्ज रिलेटेड है आपके पॉरीफीरा से, ठीक है। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो बेसिकली ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के एनडीए 2024 सेकंड के, ताकि आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इस बार आपके एग्जाम में और उनकी वैरायटीज क्या थी। तो मेनली जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एनडीए एग्जाम में बायोलॉजी के, वो देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी इसमें जो पूछा गया वो एनिमल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके साइटोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, आपके किंगडम से क्वेश्चन आए थे। इसमें आपके प्लांट से थोड़े बहुत कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आए थे वो साइटोलॉजी के क्वेश्चन थे। और आपके किडनी का जो क्वेश्चन था वो बेसिकली आप कह सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन के टॉपिक का क्वेश्चन था। तो इसमें आपका कह सकते हो कि एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम और साइटोलॉजी, इसके क्वेश्चन बेसिकली आपके इस बार के एनडीए एग्जाम में ज्यादा पूछे गए थे 2024 के सेकंड एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पीवाईक्यू था एनडीए बायोलॉजी 2024 सेकंड का। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।